नमस्कार। आपको मैं एक किताब दिखाना चाहता हूं और आपसे अपनी खुशी साझा करना चाहता हूं। अभी प्रकाशक के पास से पुस्तक आई है, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह। यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से भिन्न है क्योंकि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशक के आग्रह और अनुरोध पर लिखा है। उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर तिवारी ने मुझसे कहा कि आप इस विषय पर लिखिए। मैंने कहा इस विषय पर मैं अवश्य लिखूंगा क्योंकि यह विषय ताजा है। इस विषय पर इस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को भी और अध्यापकों को भी, क्योंकि जो अपेक्षा इस प्रकार की पुस्तकों में की जाती है, जिस प्रकार की विषय वस्तु इस प्रकार की पुस्तकों में होनी चाहिए, वह प्रायः नहीं मिलती। किसी प्रकार की विद्वत्ता को न दिखाते हुए इस पुस्तक को एक और तो विद्यार्थियों के लिए, दूसरी और शोधार्थियों के लिए तैयार की गई है और वह सब सामग्री इसमें प्रयोग में लाई गई है जिसे आप इधर उधर थोड़ा बहुत पा लेते हैं। मैंने इस पुस्तक को 5 खंडों में बांटा है। मैं आपको वे 5 खंड बता देता हूं। खंड 1 में मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा नीति को रखा। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है और इसका भारतीय ज्ञान प्रणाली से क्या अंतर है। हम कहते हैं प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली, IKS सिस्टम्स, लेकिन प्रणाली और परंपरा में क्या भेद है, यह हमने खंड 1 में शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है। इसमें 4 अध्याय हैं। अथातो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपराओं का स्वरूप और विकास, भारतीय ज्ञान प्रणालियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशी प्रस्ताव। ये 4 अध्याय खंड 1 में आपको वह सब जानकारी दे देंगे जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रणाली को जानना और शिक्षा नीति से उसे जोड़ना बहुत आवश्यक प्रतीत हुआ। खंड 2 में भारतीय ज्ञान वृक्ष का मूल और शाखा प्रशाखाएं। हमने, जैसा कि आपने इसके चित्र में भी देखा, जो मुख्य पृष्ठ पर है, ये सोच समझकर बनाया गया है कि ज्ञान परंपरा एक ऐसा वृक्ष है जिसका एक मूल है, जिसके मूल में हमारे वह सब ग्रंथ आते हैं जिन्हें कुछ लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वे धर्म ग्रंथ हैं? क्योंकि भारतीय मानस एक धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं करता। इन धर्म ग्रंथों की या इन ग्रंथों की रचना कैसे हुई, इन ग्रंथों से आगे किस प्रकार से ज्ञान चला, तो उसकी शाखा प्रशाखाएं जो भारतीय ज्ञान परंपरा की हैं, उसका विशद विवेचन आपको खंड 2 में मिलेगा कि ज्ञान परंपरा का मूल क्या है, ज्ञान परंपरा की शाखाएं क्या हैं, श्रवण दर्शन क्या है। हमारे यहाँ दर्शन एक नहीं है बल्कि 6 दर्शन हैं। उसके बाद उपनिषद भी ज्ञान परंपरा के साथ में आते हैं और फिर ज्ञान परंपरा के संरक्षक कौन है। संरक्षक से तात्पर्य है ज्ञान परंपरा को जिन्होंने आगे तक हमें पहुंचाया, क्योंकि कहा जाता है कि वेद तो श्रुति और स्मृति हैं। हमने सुना, याद किया और प्राप्त किया। उनके रचनाकार को हम स्वयं मानते हैं कि ब्रह्म उनके रचनाकार है या वे किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं रचे गए, लेकिन जिन ऋषियों को वह ज्ञान प्राप्त हुआ, उन ऋषियों ने उन्हें आगे किस प्रकार से हम तक पहुंचाया, वह जो सारी श्रृंखलाबद्ध बात है उसको इसमें खंड 2 में
आपके सामने प्रस्तुत किया गया। खंड 3 में है भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक। ये क्या है संवाहक? क्योंकि जो ज्ञान परंपरा आई, जो पुस्तकें लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, वह कोई कागज पर लिखे गए ग्रंथ तो थे नहीं। वे तो भोजपत्र, ताड़पत्र इत्यादि पर भी बाद में लिखे गए। लेकिन वो लिखे कहाँ गए? आपने एक शब्द सुना होगा, आरण्यक, पुराण, आश्रम और तपोवन, शास्त्रार्थ, तर्कशास्त्र और संस्कृत। ये 5-6 जो विषय हमने लिए, ये हम खंड 3 में देते हैं कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, या हमारे पुराण लिखे गए, या हमारे बहुत सारी कथाएं लिखी गई, जिस प्रकार से पंचतंत्र इत्यादि, और या हितोपदेश और या चाणक्य नीति जैसी बहुत सारी नीतियां, ये किस प्रकार से लिखी गई, किस प्रकार से ऋषि मुनि नैमिषारण्य इत्यादि तीर्थ स्थानों में जाकर के, स्थलों में जाकर आपस में शास्त्रार्थ करते थे और नई नई बातों को प्रकाशित करते थे या उन पर विचार करते थे। खंडन और मंडन का क्या अर्थ है, और इसी प्रकार के बहुत सारे जो शब्द हैं। तर्कशास्त्र क्या होता है, उसका संपूर्ण विवेचन यहाँ कर दिया गया है उदाहरण सहित। इसके बाद है भारतीय ज्ञान परंपरा के विमर्श। ये हमारा खंड 4 है। इसमें हमने सनातन धर्म क्या है, इस बात पर जोर दिया है कि सनातन धर्म क्या है। आजकल सनातन की बहुत चर्चा है उस परिप्रेक्ष्य में कि हमारे बड़े बड़े जो इस समय के नेता हैं, वो सनातन धर्म पर क्या कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है, इसको भी हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर बहुत सारी भाषाएं हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हिंदी की बात मैं बहुभाषिकता के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, मैं उन भाषाओं की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप ये कहते हैं कि वे तो प्रादेशिक भाषाएं हैं, या किस प्रकार से भाषाओं में आपस में मेल रहा और इसी से भारत बना। साथ ही भाषा की ज्ञान परंपरा क्या है, भाषाई ज्ञान परंपरा क्या है, जिसमें पाणिनि जैसे विचारक आते हैं और बहुत सारे और भी वैयाकरण आते हैं जिन्होंने संस्कृत के साथ साथ अन्य भाषाओं के बारे में भी विचार किया। इसके साथ साथ लिपि, किस प्रकार से अन्य लिपियों से देवनागरी लिपि तक भारत की लिपियां आई, और भारत की भाषाई चेतना के साथ साथ भारत का भाषाई यथार्थ क्या है, इस पर भी विचार किया। इसके बाद इसका खंड 5 है। खंड 5 उन लोगों के लिए अनिवार्य पाठ्य पुस्तक की तरह से है जो विद्यालयों में एनसीईआरटी के 12th क्लास के 11th क्लास के पाठ्यक्रमों में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या करंट चला गया। भाई इतना काफी है ना ना। भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभाग में। अभी आप कौन से खंड की बात कर रहे मैं हैं? खंड 5 की बात कर रहा हूँ। खंड 5 का शीर्षक भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभाग। यह विभाग या यह खंड उन विद्यार्थियों के लिए और उन अध्यापकों के लिए, उन शोधार्थियों के लिए, उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य पाठ्य पुस्तक की तरह से है, जो लगभग 150 पृष्ठों का है, जिसमें रसायन विज्ञान, धातु कर्म विज्ञान, खगोल विज्ञान, भारतीय गणितज्ञ, स्थापत्य कला, सौंदर्य शास्त्र, आयुर्वेद, योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, वैज्ञानिक सोच का विकास, इन 12 टॉपिक्स पर हमने विशद विवेचन किया है। ये वे सब विषय हैं जिन पर भारतीय शिक्षा नीति जो 2020 की है उसने जोर डाला है, और इसको 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में भी रख दिया गया है। इसकी आपको जो पुस्तकें मिलती हैं एनसीईआरटी की, उन्हीं को आधार मानकर उसी पाठ्यक्रम को और विशेषज्ञता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह, जो अनादिकाल से या आदिकाल से या सनातन काल से, या जिस काल को हम कहते हैं एज ऑफ एंटीक्विटी,
पुराने जमाने से, प्राचीन काल से जो चली आ रही है, आज तक 2026 तक जो स्थिति परिस्थिति है उसका विशद विवेचन करते हुए इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि विद्वानों को यह पुस्तक अब ऐसी लगेगी कि किसी विद्वान ने लिखी है, और आम पाठकों को यह पुस्तक ऐसी लगेगी कि जैसे उन्हीं के लिए लिखी गई है। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस पुस्तक को आप देखें और देखकर मुझे अपना अभिमत जरूर प्रदान करें। इसके अनुक्रम पर आप जरा ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो आपकी रुचि के भी हैं। जी, प्रोफेसर गोपाल शर्मा सर, ये तो पुस्तक का परिचय हुआ। मैं एक प्रश्न बीच में मेरे मन में आया जब आप इसकी विषय वस्तु के बारे में बता रहे थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा का ये जो प्रवाह है, यह केवल जिसे आप संस्कृत या हिंदी वाली भूमि कहते हैं, आज हिंदी की पट्टी कहते हैं, उसी में प्रवाहित होता रहा, या कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी इस प्रवाह को आपने देखने की कोशिश की है? हाँ, ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है और बड़ा ही मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल भी प्रश्न है कि हर आदमी इसको अपनी अपनी तरह से देखने की कोशिश करेगा कि मेरा भी इसमें, मेरी भी आभा है। हाँ, और लेखक होने के नाते मेरा ध्यान इस पर गया कि अगर हम इसको भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो भारतीय से मतलब उत्तर भारतीय तो नहीं हो सकता जी। और जब हम ज्ञान परंपरा के बाद, आज तो यह जानकर आपको बड़ा आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि अखबारों में ये बात आ गई है कि अब तो फिर से पाकिस्तान ये कहने लगा है कि हमारा उत्स 5000 साल पहले है और ये पाणिनि तो हमारे हैं और ये तक्षशिला तो हमारा है। तो जब हम कहते हैं तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा तो हम तो इस पर गर्व करते हैं और हमारे बच्चे शायद ही इस बात पर ध्यान देते हैं कि तक्षशिला तो हमारे देश में है ही नहीं। मैं जिस स्थान पर रहता हूं उसका नाम नालंदा नगर है, तो नालंदा नगर है, लेकिन तक्षशिला प्रकाशन हो तो मैंने सुने हैं तक्षशिला नगर नहीं होते भारत में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने यह देखने की कोशिश की है कि संस्कृत के साथ साथ ही यदि तमिल का भी कार्य हुआ या जिस प्रकार एक विश्व में मेरा देखिए मेरा जो अभिप्राय था, मैं विशेष रूप से यानी वेद के समान जिसे एक प्रकार से सम्मान दिया जाता है तिरुक्कुरल को, तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल को, और जिसे एक प्रकार से यानी तमिल में अभिव्यक्त भारतीय ज्ञान का एक ऐसा पुंज है वह ग्रंथ कि उसका उल्लेख या उसकी चर्चा या उसका ज्ञान
इतर भाषा भाषियों को अवश्य होना चाहिए। हाँ, उसका उसका ध्यान इसलिए मैंने ये प्रश्न और किया यह था। भी ध्यान रखा गया किस प्रकार से उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा नहीं हुआ, दक्षिण भारतीयों ने इस ज्ञान को लेकर विदेशों में हाँ, अपने व्यापार के साथ साथ इस ज्ञान को भी वहां ले गए और वहां पर भी उसका प्रचार किया, प्रसार किया। वहां जो मंदिर हैं उनका भी वर्णन है, जो दूसरे देशों में मंदिर बनाए गए या दूसरे देशों में ज्ञान को ले जाया गया या फिर अरबी के माध्यम से या अनुवाद के माध्यम से भारतीय ज्ञान को वहां ले जाया गया। और गणित के बारे में सभी जानते हैं कि शून्य हमने दिया और हिंदसा कहते हैं अक्षरों को, ये 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसके अतिरिक्त कौन से ऐसे लेखक थे जिन्हें हम ले गए वहां पर? तो ये तो दक्षिण भारतीयों ने किया, जिनको हम आज दक्षिण भारतीय कहते हैं। ये सारा ये ज्ञान का वो समुद्र पार ले जाने का काम इन्होंने ही किया। उसका भी हमने इस प्रवाह में, प्रवाह का ये प्रवाह शब्द है ही, हाँ, नदी का, गंगा का प्रवाह तो है ही जो जिससे ये निकला है, लेकिन प्रवाह में समुद्र का प्रवाह भी है। और जो वास्तव में इसमें जो हमने परिभाषा दी है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, भारत की जो परिभाषाएं दी हैं, जिसमें भारतवर्ष का महिमा गान किया गया है, उसमें सबसे जो खास परिभाषा है वो तो यही है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्यश्चोव दक्षिणम वस्तव भारतम नाम है भारती यत्र संतति। तो ये वायु पुराण में तो दक्षिण को भी ले लिया गया है, या जो मंत्र हमारे हैं, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। मेरी एक जिज्ञासा और है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो स्रोत हैं, जो उद्गम हैं, वो ठीक है कि तमाम तरह का जिसे आप श्रुति से, स्मृति से आया हुआ ज्ञान, लिखित अलिखित ज्ञान है, उसकी चर्चा ठीक है अपनी जगह। अभी आपने बताया कि इसमें आयुर्वेद की चर्चा भी है, गणित की चर्चा भी है, रसायन की चर्चा भी है, मौसम विज्ञान की चर्चा भी है। तो ये तो ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में पुस्तकीय ज्ञान से अधिक हमारे यहाँ जो लोक में, या जिसे आप कहें आदिवासियों द्वारा जो एक परंपरा से विकसित एक ज्ञान का प्रवाह है, उसे आपने कहाँ और किस तरह समेटा इसमें? देखिए, ये जो मैं देखता हूँ एक कि हमारे यहाँ हैदराबाद में कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं और कुछ लोग इसे वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब एक विशेष नक्षत्र में एक विशेष प्रकार की मछली के मुंह में एक विशेष प्रकार की दवा रख के और जो दमा के रोगी हैं उनको खिलाया जाता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। उस दवा का राज उस परिवार के पास ही है। तो ये भी तो शायद भारतीय ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा होगा। देखिए, इस पुस्तक की एक विशेषता कहिए या ये कहिए कि इसमें क्षेपक के रूप में अंतिम जो अध्याय है वह है वैज्ञानिक सोच का विकास। मैं उसी समय एक पुस्तक भी लिख रहा था जो अंग्रेजी हिंदी में आ गई, और उसमें ये भी दिखाया गया कि हमारा जो कहने का तरीका है, हम हर बात को अपने ढंग से कहते हैं, और वो जो कहने का तरीका है उसका अर्थ अब जाकर के कुछ अलग हो जाता है। जिस समय वो कहा गया होगा उस नक्षत्र में उस समय लेना, तो उस समय ये कहा गया होगा जिससे कि लोगों के मन में इसके प्रति वह जिज्ञासा प्राप्त हो कि ये आपको एक साल में एक ही दिन उसी दिन मिलेगा खास। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। जो वैज्ञानिक है वो जानते हैं कि किसी, जैसे होम्योपैथ होता है डॉक्टर, वो आपको बैठाकर 10 मिनट आपका हालचाल पूछता है, तो ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान या बहुत सारे विज्ञान ऐसे हैं जिसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है कि हम सुनने वाले को इस प्रकार की, या जैसे हमने कहा मंदाकिनियां जो मिल्की वे भी कहा जाता, या हमने कहा देखिए ये बहुत सारे नक्षत्र हैं, उनके नाम हमने रख दिए या राशियों के नाम रख दिए गए, तो इनसे हमने एक प्रकार
कि मैन इज आफ्टर ऑल ए स्टोरी टेलर एंड वी लाइक स्टोरीज। तो हमारा सारा जो कहने का तरीका है वो है कहानी बना करके। हम हर चीज के पीछे एक कहानी बना कर बताते हैं, क्योंकि कहानियां ही हैं जो याद रखी जा सकती हैं। इसलिए उन कथाओं, एक होता है दृष्टांत, जो हम एक दृष्टांत देते हैं, और एक होता है दृष्टांत। मैंने इसमें कहानी दी है कि एक बोधिसत्व कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, उसके सिर पर, वो गंजा था, और उसके सिर पर एक बच्चा आकर बैठ गया। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटे जा और कुछ कर, इस मच्छर को मार। बेटा गया और जा करके कुल्हाड़ी ले आया और उसने मच्छर को मार दिया। मच्छर तो मरा या नहीं मरा हमें नहीं मालूम, लेकिन पिता की खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। तो बोधिसत्व कहते हैं कि ज्ञान होना भी जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ना नॉलेज। ये नॉलेज की जो उसे ये पता था कि किसी चीज को मारने से ये मच्छर मर जाएगा, लेकिन उसने तो अपने पिता के प्राण हर लिए। तो हमें ये भी देखना होगा कि जो कहा जा रहा है उसका मंतव्य क्या था, निहितार्थ क्या था, तात्पर्य क्या था। क्योंकि हम यह भी करते हैं कि कहानियों को सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उनके अर्थ भी अपने आप लगाने लगते हैं। हमें चाहिए कि इस परंपरा के, जैसे कहते हैं ना, भगीरथ गंगा को लाए, इसलिए उसका भागीरथी उनका नाम हो गया गंगा जी का। सगर के पुत्रों को तारा सागर बन। ये जो दृष्टांत हैं, इनके जो निहितार्थ, जिस व्यक्ति ने ये बातें हमें बताई होंगी या ये कहानी रची होंगी, उनका जो निहितार्थ था, इस पुस्तक का यह भी ध्येय है कि आपको एक वैज्ञानिक सोच की तरफ को अंततोगत्वा मोड़ा जाए कि ये जो कथा, जो प्रवाह चला आ रहा है, जो उस समय उनका निहितार्थ था, वहां तक भी हम किसी तरह से समझ पाएं और पहुंच पाएं, और कपोल कल्पना और पोंगा पंडित तो के बहकावे में ना आए, जो हर चीज को कहते हैं कि ये सब हमारे शास्त्रों में कहा गया था या ये सारा ज्ञान हमारे वेदों में था। मैं आजकल ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और ये किताब भी इसीलिए लिखी गई कि जो कहते हैं कि ये तो 5000 साल पहले तुलसीदास कह गए थे। और उनको आप कितना भी कहिए कि नहीं 5000 नहीं 500, किसी मंदिर को भी देख कर कहेंगे कि देखिए ये 5000 साल पहले यहाँ पर पांडव लोग आए थे, या 10,000। उस मंदिर को देख करके कोई भी बता देगा कि ये 150 साल पुराना मंदिर है। प्रोफेसर शर्मा, यहीं असल में मैं अपनी अगली जिज्ञासा को लाना चाहूँगा और इस किताब के बाहर जाना चाहूँगा। यानी अब तक हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह इस पुस्तक की। अब मैं थोड़ा सा इसके लेखक की बात करना चाहता हूँ। यानी प्रोफेसर शर्मा, आप आज 2026 में बैठ करके अगर अपने जीवन के पिछले 70 वर्ष को देखते हैं, तो ये जो अभी आप कह रहे थे ना, जिसे आपने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास, तो आपको विकास होता दिखता है या ह्रास होता दिखता है? ये प्रश्न जरा बचपन में आप अपने लौटें और आज के बच्चे के बचपन में को देखें। देखिए, ऐसा है कि जिस समय हम बच्चे थे तो हमारी पुस्तकों में ये एक पाठ हुआ करता था, विटामिन क्या है। और हम किसी धनी बच्चे को देखते थे तो कहते थे ये बड़ा काजू किशमिश खाता है, या किसी के घर मौसमी आती थी या संतरे आते थे तो हम समझते थे कि बीमार होगा कोई। एक प्रकार से हम अपने माता पिता से बात करते थे तो वो हमें सुदामा चरित्र से बढ़ाया करते थे कि बामन को धन केवल भिक्षा। तो उस जमाने से लेकर के अब तक धीरे धीरे करके विटामिन क्या है से लेकर के हम उस जगत में पहुंच चुके हैं कि आज की तारीख में हर आदमी प्रोटीन के पीछे भागा जा रहा है।
हमें जिंदगी, हमें लगता है कि हम तो सारे जीवन प्रोटीन डेफिशिएंट ही रहे होंगे, क्योंकि मेरे जीवन में शायद ही कभी ऐसा दिन आया हो जब मैंने अपने वजन के बराबर उतने ग्राम प्रोटीन खाया हो, 70-80 ग्राम। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं अब तक जीवित कैसे हूं? क्योंकि जैसे ही मैं YouTube का कोई 30 सेकंड का या 60 सेकंड का वीडियो देखता हूं, उसमें यही लिखा रहता है कि आप जो कर रहे हैं खबरदार, आप जहर खा रहे हैं। मैंने कितना जहर खा लिया होगा कि मेरा कंठ तो एकदम नीला हो जाना चाहिए था। नहीं तो यही मैं कह रहा हूं कि क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बन रहा है क्या, या हम और ज्यादा अज्ञान की तरफ जा रहे हैं? अज्ञानी थे, लेकिन हम फिर भी बुद्धिमान माने जाएंगे, क्योंकि हमने धीरे धीरे करके उस अज्ञान से हम अस्तोमा सदगमय की तरफ को दौड़ते चले गए। लेकिन लगता है कि लोग पीछे जा रहे हैं। कई जिनको विद्वानों में शिरोमणि कहा जाता है, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी नामधारी बड़े बड़े विद्वान आकर जब हमें ये बताते हैं कि ये सब चीजें जो भी आप बोल दो, आप कहो कि समय, तब वो कहेंगे ये समय का सिद्धांत तो यहां से आया। आप कुछ भी कहिए, एटम कहिए तो वो बता देंगे। आप किसी वैज्ञानिक का नाम लीजिए तो वो एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम ले देंगे। वास्तव में विज्ञान, मैंने अभी अपनी दूसरी पुस्तक में जो लिखा है, जिसमें इसी प्रकार की बातें मैंने बताई हैं कि हम बचपन में यह माना करते थे कि हमें हाथ मिट्टी से धो लेने चाहिए, और आज हमें पता चला है कि वास्तव में हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए और बार बार धोने चाहिए। ये सफाई का क्या अर्थ है? तो हम लोग उस तरफ तो विज्ञान के उसका तो पालन कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ रूढ़ियों को भी विज्ञान समझते चले जा रहे हैं, और जिनको हम छोड़ चुके थे उनको हम फिर पकड़ रहे हैं। जैसे कि एक जमाने में बहुत था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और हम किसी तरह से उस समय से आगे आए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम उसी तरफ जाते हैं। जरा हम साइंस की तरफ को जाना चाहते हैं, तभी कोई किसी तरफ से आवाज आती है कि रुको, अभी ठहरो, ये देखो ये क्या हो रहा है। मतलब ये है कि हम एक कदम विज्ञान की तरफ को जाते हैं, 2 कदम कोई पीछे खींच लेता है हमें और कहता है इधर देखिए, इधर ध्यान है। एक तरफ हम मंदिरों में एक बड़े विद्वान हुए हैं, और जिन्होंने एक समाज चला दिया, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने बचपन में एक घटना मंदिर में होते हुए देखी थी, और उनका आर्य समाज पूरे भारत में फैल गया था। और उस जमाने में ब्रह्म समाज, ये समाज, वो समाज, वो हमारे धर्म की रूढ़ियों को खत्म करने के लिए इतने सारे समाज बने थे। और मैं देख रहा हूं कि अब भी वैसे समाज बन रहे हैं, लेकिन वे रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए नहीं बन रहे, बल्कि उनको पुनर्स्थापित करने के लिए बन रहे हैं। यह अंतर हो गया है कि हम 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हम अपनी रूढ़ियों को खत्म करने में लगे थे, और जैसे ही हमारा अमृत काल शुरू हुआ, हमने अमृत के बजाय विषपान करने में अधिक रुचि लेनी प्रारंभ कर दी है। मुझे ऐसा लगता है। फिर हम वापस लौटेंगे। एक प्रश्न जो है यहाँ पूछा गया है आपसे, संस्कृतियों का प्रवाह है क्या? है क्या? देखिए, पहली बात तो एक संस्कृति क्या है। संस्कृति हमारी कलेक्टिव जो पूंजी है, जिसमें भाषा भी है, विचार भी हैं, विश्वास भी हैं, पहनना ओढ़ना, दुनिया, मनुष्य जो भी है, कहते हैं ना, सुसंस्कृत बनता है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभावर भूता
मनुष्य रूप भेड़ मृगाश्चरन्ति। तो संस्कृति हमें बनाती है कि हम मनुष्य रूप में मृग नहीं है। और ये साझा संस्कृति हम बार बार जो कहते हैं, उसमें कहते हैं ये संस्कृति एक आदमी नहीं बना सकता। भाषा के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। और कई लोग तो कहते हैं कि लिखित भाषा पहले आई, कुछ लोग कहते हैं मौखिक भाषा पहले आई, लेकिन इसमें ना भी जाएं तो 2 आदमी जरूर चाहिए। कोई भी भाषा तब मर जाती है जब उसके बोलने वाले मर जाते हैं। तो संस्कृतियों का प्रभाव तभी होता है कि जब कहते हैं ना, जिंदा कौम ही संस्कृति को जिंदा रख सकती है। नहीं तो बहुत सारे आदिवासी जल जंगल जब ही कहते रहेंगे और वो उनको लोग कहते रहेंगे देखिए विकास आ गया, और जल जंगल जमीन खत्म हो गए। कोई भी, एक तो ये है कि संस्कृतियां हमेशा आगे बढ़ती हैं और वो बदलती हैं। सभ्यता ऐसा नहीं करती, वो हर समय कांस्टेंट नहीं रहती, वो प्रवाह नहीं करती। लेकिन देखा यह गया कि सभ्यता कई बार संस्कृतियों को प्रभावित करती है। जैसे कि मेरे साथ अभी हो रहा है कि मैं नीचे बैठकर खाना खाने में बड़ी रुचि लेता हूँ। अब भी घर पर नीचे बैठ कर खाता हूँ, लेकिन मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है इस समय, तो ना मैं किसी को बुला सकता हूँ और ना कोई मेरे घर में आने के बाद ये कहेगा कि घर है। नहीं तो ये कहिए ना, नए वाले घर में। घर में तो है। सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ये लग रहा है कि डाइनिंग टेबल तो है नहीं, बिना सोफे के नहीं रह सकते। जबकि हम इसी को प्रवाह कहते हैं कि हम मनुष्य को कहते हैं कि वो पहाड़ों पर रहता था या जंगल में रहता था या पेड़ पर रहता था, लेकिन आज उसको वहां से लेकर के और कमोड तक का जो उसका सफर है, पेड़ से लेकर के कमोड तक का जो उसका सफर है, पश्चिमी जिसको वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, वहां तक का सफर जो है करने में उसने वह सभ्य हुआ। वो कहता है मैं सभ्य हूं जब मैं हाथ धोता हूं। लेकिन संस्कृति वह है जो मेरे कमरे की अलमारी में बंद है, वो मेरी संस्कृति है। जब मैं अपने घर से निकलते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने की इच्छा करता हूं। और अब भी आप देखेंगे कि भारतीयों के घर में उनके स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर जरूर होती है, और वो उसको देख करके, चाहे वो मन से ही प्रणाम करके जाता है। अभी भी चाहे कितने भी मॉडर्न माता पिता हैं, मैं अपने बेटे से जब मिलता हूं तो मेरे मन में ये भाव आता है कि ये कहीं मेरे चरण स्पर्श करना भूल न गया हो या भूल न जाए, और ये मुझे नमस्ते ना कहते। बहुएं पैर छूना भूल न जाएं। हम अभी भी घर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, मेरठ जाते हैं, तो हमारे उम्र के या हमसे भी कम उम्र के हमारे मामा, वो हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके चरण स्पर्श करें। आज के समय में जो जैन जी का समय है, ऐसे में आने वाली पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति पहुंचाएं कैसे सही तरीके से। और एक दूसरा सवाल है कि जो बैठ नहीं सकते वो क्या करें। जैन जी वाला तो प्रश्न बड़ा ही बढ़िया है, और इस प्रश्न का उत्तर तो जैन जी से पहले हमें खुद को देना होगा कि वास्तव में एक ग्रीस में सिसरो नाम के कवि हैं हुए, और उन्होंने ये बात अपनी रचनाओं में शिकायत की कि आज के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, वे अपने माता पिताओं का कहना नहीं मानते। 4th सेंचुरी BC में भी विद्वानों की, लेखकों की, माता पिता की यह राय थी कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते।
यही दशरथ जी ने तो यहां तक कहा था कि भाई तू मेरा कहना मत मान। तो वो फिर भी माने। ये शिकायत तो हर पीढ़ी को वो फिर भी मानते रहे, अपनी अगली पीढ़ी से होती है। अरे जैन जी इत्यादि नाम तो हैं, और मैं तो एक पूरी किताब जैन जी पर लिख दी है। जब मैं नेपाल के प्रधानमंत्री की जीवनी लिख रहा था तो उसमें पूरा चैप्टर जैन जी पर है। लेकिन ये जैन जी का जो हमने देखा अभी जंतर मंतर पर और यहाँ, और इनको हम ये भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव सिखाना चाहते हैं। एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा गया कि आप हमें ये बताइए कि आपको यह पैसा कहां से मिल रहा है। तो उसने भरी सभा में यह उत्तर दिया, और यह आप देख सकते हैं पहले कि ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से हमें यह पैसा मिल रहा है। आप चाहें तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के बारे में तहकीकात कर लें, हमें वहां से मिल रहा है। यह कहने की हिम्मत करने वाले जैन जी, अर्थात अब वो कहते हैं ना, हम कहते थे ना कि ये बड़ा मुंह फट है। जैन जी का को हम मुंह फट भी नहीं कह सकते और स्पष्टवादी भी नहीं कह सकते। वह उन दोनों के बीच में कुछ है। और नाम तो जैन जी जरूर है, लेकिन हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। अब ये है उनकी, या वो अश्लील भाषा बोलते हैं, अश्लील इत्यादि कुछ नहीं होता है। वह उनका अभिव्यक्ति का तरीका है। मैं जब वे सब पोस्टर देखता हूँ तो मुझे उन पोस्टरों को पढ़ करके बड़ी मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, चाहे मैं ऊपर से कितना भी खिन्न अपने आप को दिखाऊं। क्योंकि यही दुनिया की रीत है। वह भाषा तो अब लिखी नहीं जा सकती कि तू बड़ा वो है। अब तो वो का अर्थ वो स्पष्ट बता देते हैं, जिसको फिर आप चंद्र बिंदु लगा करके या बिंदी लगा करके हटा देते हैं। एफ वर्ड जिसे कहते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, आप आज कह रहे हैं, लेकिन हम दशकों से 4 लेटर वर्ड्स वाली बात करते आए हैं, सुनते आए हैं। हमने ट्रेन और बसें और दीवारें जाने किन किन चीज़ों से रंगी हुई देखी हैं। हाँ, कुंठाओं का प्रदर्शन देखा है। अगर कुंठित नहीं है इस चीज़ को लेकर के ये पीढ़ी, जिसके बारे में यहाँ फिर एक स्पष्टीकरण जैसा है कि जैन जी की माँ होने के नाते सवाल उठना लाजमी है। हाँ, ये माताओं की जो चिंता है उसे आप कैसे संबोधित करेंगे और फिर उसे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाव से कैसे जोड़ेंगे? देखिए, माताओं की, क्योंकि माताएं एक विशेष प्रकार की भाषा, कहते हैं ना, स्त्रियों की बोली और पुरुषों की बोली। स्त्रियों की बोली और पुरुषों की बोली में अंतर होता है। स्त्रियां जिन शब्दों का प्रयोग करती हैं उसको कहते हैं स्पैन ऑफ वोकैबुलरी। उनकी जो स्पैन ऑफ वोकैबुलरी होती है उसमें कुछ शब्द प्रवेश नहीं कर पाते, टैबू हैं। हाँ, टैबू, वो कुछ प्रवेश नहीं कर पाते। उनको उन शब्दों के बारे में शायद उस तरह का ज्ञान नहीं हो पाता, या उनके अर्थ गांभीर्य को या नहीं वो प्रयोग करना चाहती। तो वो बच्चों को एक बहुत सारी कहानी कही जाती है, लेकिन बहुत लोग इस बात को कह चुके हैं कि स्त्रियां उस प्रकार से नहीं बोल पाती, क्योंकि वो एक विशेष स्थिति में ही रहती थी समाज में। लेकिन चूंकि आज की स्त्री सब जगह जाती है तो उसकी वोकैबुलरी का स्पैन बढ़ गया है। उसको वो सारे शब्द रोज सुनाई पड़ते हैं। जैसे पुरुषों को वो स्वाभाविक लगने लगे हैं, लगते आए हैं, ऐसे वो लड़कियों को स्वाभाविक लगने लगे हैं। और हमें ये जो है, हमें शौक लगता है इससे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये शब्द कहाँ से ये उसको मिल गया शब्द। मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा कि हमसे पहली पीढ़ी जब गांव इत्यादि जाति सूचक शब्दों से एक दूसरे को संबोधित करती थी, तो उसमें किसी का अपमान करने का भाव बिल्कुल होता ही नहीं था। जी। आज अगर हम वही वोकैबुलरी प्रयोग करें तो हमारे घर के बाहर पुलिस आकर खड़ी हो जाएगी
कि इसने मुझे मेरा अपमान कर दिया। लेकिन बहुत सारे शब्द हम यदा कदा पुस्तकों में भी देखते हैं, लेकिन पहले ये बड़ी आम बात थी और लोग बाग बड़े प्रसन्न होते थे जब उसको उसकी जाति सूचक शब्द से बुलाया जाता। आत्मीयता का परिचायक होता था कि कोई बड़ा व्यक्ति हमें बता रहा है। नहीं तो नहीं, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता कि नाई और ब्राह्मण ये तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इनके बिना समाज में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब इनको अलग अलग आपने बांट दिया कि तुम ये हो और तुम ये हो। ये जितने विभाजन किए गए हैं कागजों पर लिखकर और उनके साथ में धारा और कुधारा लगा करके, उन्हीं के कारण से समाज में विभाजन हुआ है। उससे पहले किसी प्रकार का ये जाति का विभाजन था ही नहीं। ये विभाजन किया गया है जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन खींच करके दो हिस्सों में बांट दिया गया और जिस व्यक्ति ने बांटा वह केवल 15-20 दिन में ये कार्य कर गया, जिसने भारत की धरती पर कदम नहीं रखा था। ऐसे ही कुछ लोगों ने किताबों में कुछ नवीनता लाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए और वर्ण को जाति में तब्दील करके रख दिया। ये बात भी भारतीय ज्ञान परंपरा में बताई जाती है कि वर्ण को स्थापित करते समय जो बात कही 5000 साल पहले, 5000 साल पहले यदि कोई व्यक्ति कहता है कि पुष्पक विमान से भगवान आए तो हम उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप ये मानते हो कि 5000 साल पहले विमान नहीं हो सकता था, तो यदि कोई व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के लिए एक सुंदर कविता रच करके या श्लोक रच करके आपको बताता है, उसको आप मानते हो कि ये बिल्कुल सही बात है, हमारा अपमान कर दिया, या मनुस्मृति में ये फलाना श्लोक आ गया। खैर हम वापस लौटे हैं ये ज्ञान परंपरा इस पुस्तक में। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये सारी बातें हमें वैज्ञानिक सोच की तरफ को ले जाने के लिए होनी चाहिए, न कि वैज्ञानिक सोच के लिए या रूढ़िवादी नहीं बनना। जी जरूर। प्रोफेसर शर्मा, एक जिज्ञासा यहाँ मेरी फिर से वही है कि हम आरंभ से ही है, एक तो हम जो नई शिक्षा पद्धति है 2020 उसकी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, फिर अभी हमने नई पीढ़ी जिसे चाहे जो नाम दिया जा रहा हो उसकी प्रवृत्ति इत्यादि की बात हम कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है कि नई पीढ़ी इस भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर उन्मुख है या नहीं? क्योंकि यदि वो उन्मुख नहीं है तो आप घोड़े को या उसके पानी के स्रोत के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पीना तो उसे ही पड़ेगा। ये प्रश्न तो बड़ा विचारणीय है कि आप क्या देखते हैं, आप और हम सब के बाद एक पीढ़ी है या शायद दो पीढ़ियां आ रही हैं, तो जो एकदम नवीन पीढ़ी है, क्या वह इस जिसे आप प्रवाह कह रहे हैं, इस भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवाह का आचमन करने के, अवगाहन तो छोड़िए, आचमन के लिए भी तैयार है क्या, या उसे लगता है कि राम तेरी गंगा मैली हो चुकी? देखिए, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं। हाँ, जिस प्रकार से हमारे पीढ़ी मंदिरों में न जाकर भी मंदिरों के सामने या देवालयों के सामने से गुजरते हुए एक प्रकार का जेस्चर दिखाती है, जैसे कि उसने भगवान को देख लिया, या चर्च के सामने जाते हुए कोई क्रिश्चियन बनाता है क्रॉस का निशान, या मंदिर जाते समय हम हाथ जोड़ देते हैं सामने मंदिर देख करके, और हम अपनी इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति का लोगों के सामने दिखावा करते हैं। वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवाह का अर्थ यह है कि अपनी उस परंपरा को जानो, उसके प्रति जो वैज्ञानिक सोच है उसे विकसित कीजिए, लेकिन उस लकीर को जानने का मतलब ये नहीं है कि उस लकीर के फकीर बन जाओ। कि और दूसरी बात ये कि इसमें जो बहुत सारे दुराग्रह भी पैदा हो रहे हैं, उनके प्रति भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है कि यदि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी श्रेष्ठ है और इतनी मार्के की है और आपने इसको जान भी लिया है, तो आप जरा ये भी ध्यान रखिए कि इस दुनिया में जितनी
भी ज्ञान परंपराएं हैं वह भी उसी प्रकार से उनका प्रभाव भी है। और उन अगर हमें जानना है तो हम जरा उनको भी देखें। हमारी ये है, आपकी ये है, देखते हैं कि इसमें जो भी श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि हम बिना डाइनिंग टेबल के नहीं रह पाते, या बहुत से लोग इतने दिन साउथ इंडिया में रहने के बाद भी चम्मच उनको खाना खाने के लिए चाहिए, तो हमें रोटी से इडली में जाने में और इडली से रोटी में या समोसे में जाने में जैसे अब कोई मुश्किल नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान परंपराओं का, विभिन्न ज्ञान परंपराओं का भी एक दूसरे में प्रभाव होता रहा है और होता रहेगा। ये भी हमें जानना है, और ये तो बिल्कुल हटा देना है अपने दिमाग से कि ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी चीज सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। जैसे सबको अपना पुत्र प्यारा होता है, अपनी संतान प्यारी होती है, वैसे ही हमें अपनी परंपरा प्यारी है। लेकिन इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि यह सर्वश्रेष्ठ है। यह है, ये जैसी भी है और ये अभी तक चली आई है, हम चाहते हैं कि आगे भी ये प्रवाह चलता रहे। नहीं तो इस किताब की फिर जरूरत क्या है? इस किताब की जरूरत ये है कि हम ये जाने कि हमें क्या जानना हमसे छूट गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं कि शास्त्रार्थ क्या होता था। हम 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक टीवी के सामने बैठे हुए हैं, दंगल देख रहे हैं, महादंगल देख रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि मंडन मिश्र कौन थे। और यहाँ मंडन मिश्र के साथ में जब शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का, तो उसमें जो महिला बैठी थी वो किसका साथ दिया और वो कौन थी? हमें भी तो दूसरों से बात करने के लिए अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में डैश बहती है, कोई कहे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि डैश में क्या आएगा, क्योंकि नहीं तो हम दूसरे के सामने निरुत्तर हो जाएंगे। अगर हम रशिया में जाते हैं, वहां कहते हैं कि देखिए, रशिया वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश इतना महान है कि वहां 90% परिवारों में तलाक हो जाते हैं, तो हम कहेंगे हम इस पायदान में सबसे नीचे हैं, हमारे यहाँ 1% होता है। तो हमें बताना भी तो पड़ेगा कि भाई ये हमारी परिवार व्यवस्था क्या है और ये कैसे चली आई और परिवार कैसे होते थे। या हम रामायण महाभारत, ये बात मैं कह करके आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा कि हमारा देश 2 धर्म ग्रंथों को मानता है, कि रामायण और एक महाभारत। रामायण का नायक अपने पिता के कहने से 14 साल के लिए वन में चला जाता है, लेकिन महाभारत का पात्र में ये कहता है, एक व्यक्ति, 5 भाई कहते हैं कि भाई हमको 5 गांव दे दो, सूच्यग्रम नैव दास्यामि, मैं आपको एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। और वो भी महाभारत भी हम पढ़ते हैं और रामायण भी पढ़ते हैं, हमारे दोनों आदर्श ग्रंथ हैं। हम महाभारत करते हैं एक सुई की नोक के बराबर धरती के लिए भी, और पिता कहता है तो हम 14 साल के लिए वन में भी चल जाते हैं। यानी समय के साथ परंपरा का जो प्रवाह है वो उसका पाठ कहीं चौड़ा, कहीं गहरा, कहीं गदला, ये सारी चीजें भी होती होंगी ना। इसीलिए रामायण की कथा पहले आती है। हाँ। इसीलिए कहते हैं ना, ये जो हमने 4 युग बताए, कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, और हमने इनका क्रम बना दिया। रामायण की कथा पहले बताई जाती है। देखिए, रामायण ऐसा था। और नहीं, ये भी हम जानते हैं, इसको पढ़ने से पता चलेगा कि कोई भी युग परफेक्ट नहीं होता। कोई भी हम ये नहीं कहते सतयुग, अगर कोई तथाकथित सतयुग था भी तो वह नाम था बस सतयुग, उसका हमने नाम रख दिया उस युग के बीत जाने के बाद। जैसे हम कहते हैं कि भाई अमृतकाल चल रहा है, तो ये अमृतकाल हमने नाम रख दिया, ऐसे सतयुग का भी नाम रख दिया है। लेकिन सतयुग में भी ऐसे ही लोग थे, राक्षस उस जमाने में भी थे, असुर और सुर उस वक्त जमाने में भी थे, चोर उस जमाने में भी होते थे, गरीब उस जमाने में भी होते थे। उस जमाने में भी बच्चे को
दूध की जगह पर आटा घोल करके पिला दिया जाता था, एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था, और आज भी उस प्रकार की बातें होती। तो ना ही वह युग कोई खास था। और ये बात जरूर है, इसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। हम ये हमेशा कहते हैं भाई हुए भी क्या दिन थे, भाई पहले दिन बहुत अच्छे थे। लेकिन दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं, जैसा आज हम जिक्र कर रहे थे सुबह भी, कि हम जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 33 साल। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े अकाल और बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, और हमारे देश की आबादी कुछ ही करोड़ थी। आज हम शायद दुनिया के सबसे बसे हुए देश हैं। तो ये तभी संभव हुआ है जब हमने अपने परिवार को अपने साथ रखते हुए, जिसे परिवार कहेंगे हम, परंपरा या ज्ञान परंपरा, इस प्रवाह को हमने बहने दिया, और हमने विज्ञान को भी साथ रखा, क्योंकि विज्ञान ने ही हमें इस लायक बनाया कि हम अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिला दें। अच्छा, ये परंपरा कूप मंडूक तो नहीं बनाती? अगर एक कूप मंडूक बनाती तो हम इसे कहते कि भारतीय प्रवाह के बजाय हम उसका कूप कहते, जो आगे तालाब कहते, झील कहते। ये जिंदगी का सब सराय फानी देखी, चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जमानी देखी। तो ये तो रुबाइयां हैं, लेकिन जब हम प्रवाह कहते हैं तो हम कूप मंडूक तो से तो बिल्कुल बच जाते हैं, क्योंकि कुआं तो नहीं। कहीं ये सिर्फ आदर्श बातें तो नहीं है, असल में क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में हो क्या रहा है? देखिए, इस प्रवाह के साथ क्या हो रहा है? देखिए, इस भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह को नई शिक्षा नीति का एक अंग बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह तो बिल्कुल साफ है, और वह बड़ा ही, जिसे कहते हैं, जेन्युइन और सीधा सच्चा है। राजनीति में इसको किस प्रकार से देखा जा रहा है वो बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन जिन लोगों ने इसको यहाँ रखा उनके इरादे तो नेक हैं। अब इसमें से कितना ग्रहण किया जाता, बहुत सारे हमने एक जमाना वह भी देखा था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के तुरंत बाद पूरे भारत में 624 केंद्रीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी थी, और इंदिरा गांधी के मृत्यु के तुरंत बाद उनके पुत्र ने उन विद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। और उस जमाने में योग को बहुत आगे माना जाता था, और उसके बाद जब फिर दूसरे प्रधानमंत्री आए तो ये स्कीम खत्म कर दी गई। तो शिक्षा नीति में भी ये होता है कि नई नई चीजें आती हैं और उनको आश्रय मिलता है, और उनका एक युग आता है, उनका समय आता है, और फिर उसके बाद वो चला जाता है। हो सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भी, प्रवाह के साथ भी ऐसा हो कि लोग कुछ 10 साल 20 साल पढ़ें और फिर लोग धीरे धीरे करके कोई और नीति आ जाए। यदि मेरी आयु 69 वर्ष या 70 वर्ष होने के बजाय 19 या 20 वर्ष हो आज, तो आप मुझे क्या संदेश देंगे? अगर आपकी उम्र 19 वर्ष हो तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप हैदराबाद छोड़ करके किसी सामान्य जगह पर चले जाएं, किसी छोटे इलाके में रहने लगे, किसी गांव में रहने लगे, ऐसे गांव में जहां बिजली चाहे वो सौर ऊर्जा से ही मिले और इंटरनेट की उपलब्धि हो, और अपने आप को आगे स्वयं शिक्षित करें। किसी भी यूनिवर्सिटी से शिक्षा 19 साल है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से कोई डिग्री भारत में प्राप्त न करें, बल्कि अपने घर में अपने आप ही जिज्ञासा को जागृत रख करके और AI के द्वारा आप अपने शंकाओं का समाधान करें। और जो ये गूगल का समुद्र है
जो ज्ञान का नया सागर उभ रहा है, यहाँ से सारा ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को उपयोग में लाएं और उसमें वृद्धि करें। क्योंकि विश्वविद्यालयों में 2 साल या 4 साल या 5 साल रह करके आप BA या MA की डिग्री प्राप्त करेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि इन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। उनकी केवल एक ही वैल्यू है कि इन डिग्रियों के सहारे आप कहीं नौकरी के लिए विज्ञापन देख करके, फीस दे करके और आप भर्ती के लिए लाइन में लग जाएं और फिर पुलिस के डंडे खाएं। आपका कुछ नहीं होगा। अब एक नया युग आने वाला है जिसके अंदर व्यक्ति को स्वयं शिक्षित होना पड़ेगा और अप्पु देवो भव वही बात होगी। अपने दीपक अपने आप बनो और कुछ ऐसा काम करो, और कुछ नहीं तो अगर भारत से भागना है तो एक मैं अंत में कहूँगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर बलम। इस श्लोक को अपने जीवन का मंत्र मान लो और कोई ऐसी कला सीखो कि जिसमें आप वृद्धों की सेवा कर सकें। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी उम्र 70 को छूने वाली है, 20 साल के बाद इस दुनिया में 70 को छूने वाले युवा लोग होंगे। उनकी सेवा करने वाले ही इस दुनिया में मेवा पाएंगे जो जापान में हो रहा है। जापान में 2 मिलियन घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिसमें कोई नहीं रहता। और दुनिया में इजराइल में इस समय वृद्धों की सेवा करने के लिए 1 लाख भारतीय युवक युवतियां गए हुए हैं। अगला जो आपका रोजगार होगा भारत का, वह आपको IT नहीं देगा, वृद्धों की सेवा देगा। वृद्धों की सेवा सीख लो और आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपके तन, मन और धन को समृद्ध कर देगा। तो ये हुआ एक पुराने श्लोक का आधुनिक भाष्य, उत्तर आधुनिक भाष्य। आधुनिक भाष्य। यही ज्ञान परंपरा प्रवाह है कि पुरानी बातों का या उस परंपरा का नवीन अर्थ इस प्रकार से हो जाता है। यही मिलेगा आपको। धन्यवाद प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी। मित्रों, अभी हम बातचीत कर रहे थे परम आदरणीय 100 पुस्तकों के या 100 से अधिक पुस्तकों के, हिंदी और अंग्रेजी की 100 से अधिक पुस्तकों के रचनाकार प्रोफेसर गोपाल शर्मा से। हम इस बातचीत को यहीं खुला छोड़ते हैं, चूंकि किसी अंत तक पहुंचना न संभव है और न ही हमारा उद्देश्य है। हम आपको इन्हीं विचारों के साथ यहाँ प्रणाम करेंगे। धन्यवाद।